हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड इन कंटिन्यूएशन आज हम लोग बात करेंगे एलिमेंट 3 मैनेजिंग रिस्क असेसमेंट पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने 5 मूल सवाल लिए और जो हम लोगों ने रिस्क असेसमेंट को जो पार्ट किए थे, 5 पार्ट किए थे, उसके अंदर ऊपर के 3 पार्ट हम लोगों ने कवर किए थे। जो हम लोग आज बात करने वाले हैं, हम लोग इन कंटिन्यूएशन बात करेंगे। पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट हम लोगों ने कवर कर लिया था और बेसिकली सूटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी हम लोगों ने मोटी मोटी देख ली थी कि भी क्यों रिस्क असेसमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक अगर क्विक रिव्यू अगर मैं देखूं तो ये एलिमेंट इतना बड़ा है कि इसके रिस्क असेसमेंट के अंदर आज हम लोग जो पॉइंट कवर करेंगे वो हम लोग करेंगे 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट। लेकिन हायरार्की के लिए अलग से मैं सोच रहा हूँ कि अलग से हम लोग ये क्वेश्चन आंसर सेशन जब पूरा हो जाएगा तब हम लोग एक हायरार्की के लिए अलग से एक सेट लेंगे जिसके अंदर रिस्क असेसमेंट के स्टेप्स के साथ साथ में जो हम लोग हायरार्कीज डिफाइन करते हैं या किस तरह से हम लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और वो एक अलग से मैं बनाऊंगा जिसके अंदर कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे, दैट विल बी ओनली फॉर हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स। हम लोग इसको ही कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या क्या कवर किया था। सो इंट्रोडक्शन टू द की वर्ड्स एंड फ्रेजेस, रिस्क प्रोफाइलिंग एंड पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट हम लोग पूरा कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट और स्पेशल केस एंड वनरेबल वर्कर्स। सो स्पेशल केस और वनरेबल वर्कर्स बेसिकली प्रोविजंस होते हैं स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और इन सब चीज़ों के लिए होते हैं। सो इसके अंदर ये कोई ज़्यादा बहुत बड़ा एलिमेंट नहीं है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट। सो रिस्क असेसमेंट के जो 5 स्टेप्स हैं आइए देखते हैं। सो 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट क्या है? सो 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट जो है वो आते हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग द हैजार्ड। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। तीसरा स्टेप है इवैल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस। चौथा स्टेप है रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंट देम। और पांचवा स्टेप है रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी। ये हमारे 5 स्टेप्स हो गए। अब इन 5 स्टेप्स को डिटेल में अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊं तो ये एक पूरा दिन का सेशन चला जाएगा, लेकिन क्योंकि हमें एक बहुत शॉर्ट में इसे समझाना है सो हम लोग इसके जो क्रिस्प एलिमेंट्स हैं या क्रिस्प पॉइंट्स हैं वो हम लोग लेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग लेंगे क्वेश्चन आंसर्स। सो आज के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग आज क्वेश्चंस कौन कौन से लेने वाले हैं। हम लोग पहला सवाल लेंगे, व्हाट आर द 5 स्टेप्स ऑफ इन्वॉल्वड इन रिस्क असेसमेंट, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में आएगा अपार्ट फ्रॉम ऑफिस वर्कर्स व्हाट पर्टिकुलर पीपल और ग्रुप might require special consideration during risk assessment in an office environment। ये हमारा लास्ट पॉइंट जो हम लोगों ने बात किया, स्पेशल केसेस। उसके बाद में what two factors are used to eliminate risk, what are the residual risk, what is the gradual hierarchy of control, what condition might trigger a risk assessment review and when should PPE be used। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग लास्ट में लेंगे। अब हम लोग जो शुरू करेंगे वो करेंगे हम लोग हमारे फर्स्ट स्टेप से। सो पहला स्टेप जो हम लोगों ने लिया वो लिया स्टेप 1, दैट इज आइडेंटिफाई द हैजार्ड। जब हम लोग हैजार्ड को आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं तो हैजार्ड को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सो हैजार्ड को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला आता है सेफ्टी हैजार्ड। सेफ्टी हैजार्ड उस तरह के हैजार्ड होते हैं जो कि आपको इमीडिएट फिजिकल इंजरी कर सकते हैं। सो सेफ्टी हैजार्ड के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो कि आपको इमीडिएट फिजिकल इंजरी कर सकते हैं, जैसे वर्क एट हाइट, फिर स्टैक्ड मटेरियल, मूविंग व्हीकल, मैनुअल हैंडलिंग, मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, टॉक्सिक और कोरोसिव केमिकल्स, deep water, naked flames, animals and violent people, etc. So ये हो गए हमारे सेफ्टी हैजार्ड। दूसरा जो एलिमेंट है इसके अंदर वो है हेल्थ हैजार्ड। अब हेल्थ हैजार्ड के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हेल्थ हैजार्ड के अंदर हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, दैट वी टॉक ऑफ फिजिकल हैजार्ड, we talk of chemical hazard, we talk of biological hazard, we talk of ergonomic hazard and finally we also talk of psychological hazard। इसके बारे में हम लोगों ने पिछली बार भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था।
ये एलिमेंट बहुत अच्छा है, इसको हम लोग बाद में भी एक्सप्लोर करेंगे और इसके ऊपर मैं बाद में भी वीडियोस डालूंगा। अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि सेफ्टी हैजार्ड और हेल्थ हैजार्ड क्या होते हैं। सो सेफ्टी हैजार्ड बेसिकली होते हैं वो चीजें जो कि आपको इमीडिएटली फिजिकली इंजर्ड कर सके, और हेल्थ हैजार्ड वो होते हैं जो कि आपको फिजिकली, जैसे फिजिकल में अगर मैं बात करूंगा हेल्थ हैजार्ड की, तो आएगा जैसे रेडिएशन होगा, वाइब्रेशन है, नॉइज है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, ये सारे हेल्थ हैजार्ड्स हैं फिजिकल में। केमिकल में किसी भी तरह का केमिकल, डस्ट, फ्यूम्स, ये सारी चीजें जो हैं ये केमिकल में आता है। बायोलॉजिकल में हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया, बैक्टीरिया या वायरसेस का अटैक, ये आता है। अर्गोनॉमिक्स में हम लोगों ने देखा रिपीटेटिव मूवमेंट या ट्विस्टिंग, स्टॉपिंग, मैनुअल हैंडलिंग, ये सब चीजें आती हैं। एंड साइकोलॉजी के अंदर आता है स्ट्रेस एंड ट्रॉमा। हम लोगों ने लास्ट टाइम पीटीएसडी के बारे में भी बात किया है। सो आई होप वो इन्फॉर्मेशन आपको याद हो। अगर ना याद हो तो दोबारा उस वीडियो को विजिट करें, और क्योंकि आप सब्सक्राइबर हैं, या अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। इसके बाद में आता है हेल्थ सोर्स। सो बेसिकली ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है, हेल्थ सेफ्टी इंफॉर्मेशन, सो हेल्थ सेफ्टी इंफॉर्मेशन के सोर्सेज कौन से होते हैं। सो हेल्थ सेफ्टी इंफॉर्मेशन के दो सोर्सेज हैं, एक है इंटरनल सोर्स और एक है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स हम लोगों ने पहले ही बात किया था, जैसे एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स हैं, इल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, रिस्क असेसमेंट्स हैं, मेंटेनेंस रिकॉर्ड है, सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव इंस्पेक्शंस हैं, या ऑडिट्स या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं, सेफ्टी कमेटी की मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं, ये सब चीजें आती हैं इंटरनल इंफॉर्मेशन सोर्सेज में। और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सोर्स में आते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इसके साथ साथ में आप जैसे ट्रेड यूनियन के एसोसिएशन के, जैसे केमिकल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, या अगर मैं ब्रिटेन की बात करूँ तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, दैट इज बीएसआई जो हम लोग बोलते हैं, या यूरोपियन यूनियन, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ। सो आईएसओ स्टैंडर्ड्स हैं। देन यूरोपियन यूनियन, ईयू, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें जो है ये एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सोर्स में आते हैं। इसके साथ साथ में कुछ चैरिटेबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, जैसे एनजीओज के कुछ पेपर्स होते हैं, कुछ पेपर सबमिशंस होते हैं, या आरटीआईज जो फाइल करते हैं। सो ऐसी जगहों से भी हमें हेल्थ और सेफ्टी की इंफॉर्मेशन केस स्टडीज के द्वारा मिलती है। करेक्ट। सो अब हम लोग बात करेंगे हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड की। सो हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड्स कौन से होते हैं, यहाँ पे जो अभी हम लोग मेथड डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली निबॉश के ऊपर आधारित है और क्वेश्चन आंसर्स हमारे जो सीरीज अभी चल रही है, तो हम लोग यहाँ पे हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड में जो निबॉश के अंदर जैसे डिस्क्राइब किया गया है उसके बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। सो टास्क एनालिसिस, दैट इज सिरिडिम, SREDIM, सिरिडिम। सो SREDIM ये एक टास्क एनालिसिस का मेथड है। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। बेसिकली रिस्क असेसमेंट एक ऐसी चीज है जिसका कोई भी स्ट्रिक्ट या स्ट्रिंजेंट या ना एक कांस्टेंट फॉर्मेट नहीं है। इट कैन बी एनी फॉर्मेट, एज यू लाइक इट वाला सिचुएशन है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हमारे एब्रीवेशन के जो टास्क एनालिसिस के लिए है, दैट इज SREDIM, SREDIM। सो सबसे पहले व्हाट डज S स्टैंड्स फॉर? सो S स्टैंड्स फॉर सिलेक्ट द टास्क, R stands for record the steps and stages of the task। सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी भी टास्क को सिलेक्ट करेंगे। कोई भी ऑपरेशन है, आपने कोई भी एक्टिविटी ले ली या कोई भी टास्क ले लिया, उसको आपने स्टेप में डिवाइड कर दिया, अलग अलग स्टेप्स में। मतलब पहले आप क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। इसके बाद में आप थर्ड पॉइंट आता है E, दैट इज इवैल्यूएट द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच स्टेप। हर एक स्टेप के अंदर क्या रिस्क है वो लिखिए कि अच्छा यहाँ पे ये रिस्क है, यहाँ ये रिस्क है, यहाँ ये रिस्क है, यहाँ ये रिस्क है। इसके बाद में आएगा डेवलप सेफ वर्किंग मेथड्स। अब आप ये D स्टैंड्स फॉर डेवलप द सेफ वर्किंग मेथड। जब आपने कोई भी मेथड डेवलप किया तो नेचुरली जो रिस्क होगा उसके हिसाब से तो आप डेवलप करेंगे कि इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए हम कैसे इंश्योर करेंगे कि वो सुरक्षित ढंग से किया जाए। इसके बाद में आता है I, दैट इज इम्प्लीमेंट द सेफ वर्किंग मेथड, एंड फाइनली कम्स M, that is monitor to ensure its effectiveness। So this is overall SREDIM वाला पोर्शन। अब आप लोगों को समझना चाहिए कि ये यहाँ मैं डिटेल में नहीं ले सकता हूँ, वरना ये एक अकेली स्टाइल जो है वो पूरे दिन चल सकती है, क्योंकि एग्जाम्पल्स के साथ में बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है, एक एक टास्क लेते हैं, एक एक केस स्टडी लेते हैं, वो भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ब्लॉग में समय कम होता है, सो जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ। सो ये इस
सिरिडियम वाले पार्ट के लिए या हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड के लिए इतना ही। आगे हम लोग चलते हैं, वो तो हमारा हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन में हेल्थ सेफ्टी इंफॉर्मेशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन अब हम लोग बात करेंगे वो बात करते हैं लेजिस्लेशन, मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन और इंसिडेंट डेटा। सो लेजिस्लेशन क्या होता है? लेजिस्लेशन बेसिकली नॉलेज अबाउट एप्लीकेबल लीगल स्टैंडर्ड्स होने बहुत जरूरी है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा। इसके बाद में आता है मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन, किसी भी इक्विपमेंट मशीनरी को लेके उसकी मैन्युफैक्चरर की कुछ रिकमेंडेशंस होती है स्पेसिफिकली टू मेक श्योर दैट टू परफॉर्म सेफ ऑपरेशंस, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये स्टेप्स बनाने चाहिए। और कोई भी स्टेप अगर आप करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि उस इंफॉर्मेशन को आप प्रॉपरली एनालाइज करें। जैसे अगर आप किसी केमिकल कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे? मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। अगर आपको एक केमिकल को हैंडल करना है और अगर आपके पास में मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट ही नहीं है तो आप कैसे हैंडल कर पाएंगे? इसीलिए मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट या सेफ्टी डेटा शीट इंपॉर्टेंट हो जाती है। दैट कम्स अंडर मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन। इसके बाद में आता है इंसिडेंट डेटा। अब इंसिडेंट डेटा बेसिकली इंटरनल एक्सीडेंट या नियर मिस का डेटा होता है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर किस तरह से नियर मिस होती हैं, किस तरह के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हुए। जैसे मिस हैंडलिंग हो सकता है, या अगर वजन ज्यादा है, रिपीटेड वर्क है, तो अर्गोनॉमिकली उसको कैसे हम लोग काउंटर करेंगे, या प्रॉपर टूल्स यूज करते हुए कि भी वर्क को कैसे इस काम को कारगर रूप से किया जा सकता है या इफेक्टिवली किस तरह से किया जा सकता है, उसे ध्यान में रखते हुए फिर आप जैसे एग्जिट कर रहे हैं किसी फैसिलिटी में से, तो बाहर निकलते समय आपको क्या हो सकता है, किस तरह की घटनाएं घटित हो सकती हैं, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए दिस इज इंसिडेंट रिकॉर्ड्स। सो जब आप किसी भी स्टेट में, जब हम लोग स्टेप 1 में बात करते हैं दैट आइडेंटिफाइंग द हैजार्ड, तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं होने की, उन सब चीजों को ध्यान में लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो ये सारे रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए, तब जाके आप एक इफेक्टिव आइडेंटिफाइंग दी हैजार्ड वाला पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको आता है सेकेंड स्टेप, एंड दैट सेकेंड स्टेप इज Step 2, identify the people at risk. Identify the people at risk. तो identify the people at risk, कौन किसको नुकसान हो सकता है, किस लेवल में नुकसान हो सकता है, कितने लोगों को इफेक्ट ये चीज करेगी। जैसे वर्कर्स और ऑपरेटर को जो कि डायरेक्टली किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, मेंटेनेंस स्टाफ जो वहां पे आएगा कभी कभी उस मशीन को रिपेयर करने के लिए या किसी काम करने के लिए, क्लीनिंग का स्टाफ, कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय, विजिटर्स, मेंबर्स ऑफ पब्लिक जो कि बाहर हैं, आपकी फैसिलिटी में है या आपकी फैसिलिटी से बाहर है, तो अगर आपके यहाँ पे अगर कुछ ज्यादा जैसे बॉयलर वॉयलर फट जाता है तो मेंबर्स ऑफ पब्लिक ऑल्सो। देन वनरेबल पीपल, दैट इज स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पीपल जो कि जैसे डिसेबल्ड हैं, आपकी फैसिलिटी में काम कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट आप कैसे उनको इवैक्यूएट करेंगे। सो आपको ये जानना पड़ेगा कि किस तरह के किन तरह के लोग आपकी फैसिलिटी में हैं और कितने तरह के लोगों को ये चीज इफेक्ट करेगी और कैसे करेगी। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द पीपल एट रिस्क। तो आपकी कोई भी एक्टिविटी है, पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया हैजार्ड को, उसके बाद में उसकी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई होगी, तो उसके साथ में हमने आइडेंटिफाई अब ये एक्टिविटीज कौन लोग करेंगे, तो उन लोगों को क्या इफेक्ट हो सकता है वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। इसके बाद में आता है तीसरा स्टेप, एंड दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल या मोस्ट इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन उसको बहुत लोगों ने बहुत सारी चीजों से कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। सबसे दिस इज द स्टेप ऑफ इवैल्यूएटिंग द रिस्क और डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। सो जब आप इवैल्यूएट करते हो किसी भी रिस्क को, तो आप इवैल्यूएट कैसे करोगे? सबसे पहले आप उसको इवैल्यूएट करोगे लाइक्लीहुड, सीवियरिटी एंड रिस्क रेटिंग के आधार पे। तो रिस्क क्या है? रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय सीवियरिटी। जब हम लोग किसी भी लाइक्लीहुड के बारे में बात करते हैं और उसे मल्टीप्लाई करते हैं सीवियरिटी से, क्या चांसेस हैं होने के और उसकी सीवियरिटी कितनी होगी। इसके अंदर और बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे लाइक्लीहुड के अंदर प्रोबेबिलिटी वगैरह आती हैं और सीवियरिटी के अंदर वैल्यूज आती हैं कि भी कितना नुकसान होगा, ये सब चीजें आती हैं। यहाँ मैं इतना डिटेल में नहीं ले सकता, बट यस ये चीजें आती हैं और इसके लिए हम लोग करते हैं स्केलिंग। तो हम लोग स्केलिंग पे, जैसे बहुत आसान है इसे करना, 1 से लेके 5 तक आप किसी भी चीज को रेटिंग दे दीजिए कि भाई आपको क्या लगता है 1 से लेके 5 तक में ये कितना रिस्की है। अच्छा, ये 2 नंबर,
ठीक है, इतना रिस्की तो है। जो एक्सपीरियंस होंगे, लाइक्लीहुड और सीवियरिटी, ये जो पार्ट है, यहाँ पे एक्सपीरियंस काम आता है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का या टास्क का, तो आप उसे रेटिंग नहीं दे पाएंगे या उसे अनबायस्ड रेटिंग नहीं दे पाएंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी भी टास्क को समझने के लिए आप पहले उस टास्क को होते हुए देखिए, उसके बाद में देखिए कि ये जो टास्क हो रहा है, इस टास्क को करते समय क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। फिर इसे डिस्कस करिए आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोगों के साथ में, तब जाके आप इसको रिस्क रेटिंग को प्रॉपरली नंबरिंग दे पाएंगे। ये नंबरिंग देना बहुत आसान है, देयर इज नो स्ट्रेट। मैंने आपको बताया ना, रिस्क असेसमेंट इज द ओनली थिंग व्हिच डजंट हैव एनी प्रॉपर फॉर्मेट। आप जिस फॉर्मेट में आप इसे बनाना चाहते हैं, बड़े बड़े शब्दों से डरिए मत, जैसे सिल है, लोपा है, फीमा है, फॉल्ट ट्री एनालिसिस है, फिश बोन थ्योरी है, पता नहीं कहाँ का किस किसने पीएचडी करी है, उन सब ने अपना अपना परसेप्शन छाप दिया है। बट दैट डजंट मीन दैट यू शुड ऑल्सो फॉलो द सेम। आपको ये चाहिए कि आप अपने लेवल पे इसे समझें, हर एक्टिविटी को ये समझ लीजिए लाइक्लीहुड। अच्छा भाई, क्या चांसेस है ये हो सकने के? 5 आदमी को बताइए, 5 आदमी अपनी अपनी रेटिंग देंगे, उसका मीन वैल्यू लीजिए, उसके हिसाब से आप उसको डिसाइड करिए कि ये चीज हो सकती है। लेकिन वो 5 आदमियों को उस एक्टिविटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर वो आप निकालेंगे सीवियरिटी। अच्छा, अगर सीवियरिटी क्या हो गया भाई, अगर ये हो गया तो नुकसान कितना होगा? 1000 रुपए का होगा, 10,000 का होगा, 1 लाख का होगा, 2 लाख का होगा, 5 लाख का होगा, 10 लाख का होगा। इसके हिसाब से आपने 1 से लेके 5 तक नंबर दे दिए। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप ये देखिए कि आपने जो भी 1 से लेके 5 तक की रेटिंग रखी है, तो नेचुरली अब आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आपका मैक्सिमम कितना होगा? 5 फाइजा। अगर एक एक्टिविटी के अंदर हर एक के अंदर 5 5 5 5 नंबर आ गए, तो क्या आ गया? 5 फाइजा 25। सो 25 हाईएस्ट हो गया और 5 लोएस्ट हो गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए कि भाई 5 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए कि भाई हम नेग्लिजिबल या एकदम लो 5 आया तो, 10 आया तो, अगर 10 आया तो लो कर देंगे, 15 आया तो अच्छा मीडियम हो गया, 20 आया तो अच्छा हाई हो गया, और 25 आया तो ओह कैटास्ट्रोफिक है, ये तो डिजास्ट्रस है। करेक्ट? भाई इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर दीजिए। इतना आसान है आपको हर एक एक्टिविटी को प्रॉपरली सीक्वेंशियली उसको डिवाइड करना। लेकिन कॉम्प्लिकेट मत करिए चीजों को, जितना हो सके सिंपल रखिए। अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सबसे पहले प्रोसेस को समझने की कोशिश करिए। उस एक्टिविटी के अंदर चांसेस क्या हैं होने के, वो होती है लाइक्लीहुड। सीवियरिटी होती है कितना नुकसान होगा या किस तरह से उसको, कितना सीरियस होगा वो। जैसे इंजरी होगी तो कितनी सीवियर होगी, उसका नुकसान होगा तो कितना सीवियर होगा, लोगों को नुकसान पहुंचेगा तो कितना सीवियर होगा, आसपास की सराउंडिंग डैमेज होगी तो कितनी सीवियरिटी होगी। ये सीवियरिटी पे आता है। लाइक्लीहुड मतलब क्या चांसेस है होने के, कैसे हो सकता है, कितने लोगों को इफेक्ट कर सकता है, ये सब लाइक्लीहुड में आ गया। सो प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड, देन ये सब चीजें कैलकुलेट करिए। इसके बाद में आता है एक्यूट हेल्थ इफेक्ट। सो एक्यूट हेल्थ इफेक्ट के बारे में ये आई होप आपको ये ऊपर का जो एनालिसिस वाला पार्ट है, रिस्क वाला, रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय सीवियरिटी। करेक्ट? सो 5 into 5 इज, आप हर एक एक्टिविटी को नंबर दे दीजिए, 1 से लेके 5 तक हर चीज को नंबर दे दीजिए, एंड बेस्ड ऑन दैट उसका मीन वैल्यू निकाल। अब वही है, स्कूल में मैं आपको दोबारा भेज नहीं सकता, तो इट इज जस्ट दैट आप ये देखिए कि हर एक एक्टिविटी के अंदर आपने कितने नंबर दिए हैं, उसका मीन वैल्यू निकाल लीजिए, डिवाइडेड बाय जितनी भी आपने एक्टिविटी रखी है उतना। ये जो मीन वैल्यू आएगी, इसके हिसाब से आप उसको डिसाइड कर सकते हैं, लो मीडियम हाई, या आप उसको 5 डिवीजन में रख सकते हैं। जितने, मेरे हिसाब से आप जितने कैटेगरी ज्यादा क्रिएट करेंगे, जितना 1 से लेके 5 है तो 5 कैटेगरी क्रिएट करिए, क्यों, ताकि आपको ये पता लगेगा कि इस तक, यहाँ तक हम लोग एक्सेप्टेबल है, इसके ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं, इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना है, इसके ऊपर बाद में ले सकते हैं। तो आपको प्रायोरिटी देना समझ में आएगा। दिस इज द कोर इंपॉर्टेंस, या ये कोर इंपॉर्टेंस है रिस्क एनालिसिस करने का। इसके बाद में आता है एक्यूट हेल्थ इफेक्ट। सो एक्यूट हेल्थ इफेक्ट क्या चीज है? सो बेसिकली एक्यूट हेल्थ इफेक्ट्स आर शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफन एक्सपीरियंस इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपोजर। जैसे आप किसी भी हैजार्ड से अगर एक्सपोज हुए तो एक्यूट हेल्थ इफेक्ट इमीडिएट, तुरंत पता चलेगा। सो दैट इज द एक्यूट हेल्थ इफेक्ट्स।
जैसे अगर आपने हाई लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से एक्सपोज हो गए, या आप जैसे बोलते हैं ना कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सपोजर हो गया, भाई H2S का हो गया, इसका हो गया, उसका हो गया, केमिकल इंडस्ट्री है, अलग अलग एक्सपीरियंस होते रहते हैं, तो ये एक्यूट हेल्थ इफेक्ट आपको वो हेल्थ के ऊपर कैसे इफेक्ट करेगा, अब उसको आप कैसे रेट करेंगे? अगेन MSDS मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट देखिए, उसके अंदर देखिए कि भाई ये किस किस हिस्से को नुकसान हो जाता है, आंखों को पहुंचाता है, लंग्स को पहुंचाता है, या हार्ट को पहुंचाता है, या स्किन को पहुंचाता है, या क्या करता है, उसके बेसिस पे उसका काउंटर मेजर भी है, उसके कंट्रोल्स भी होने चाहिए. सो दिस इज हाउ एक्यूट हेल्थ इफेक्ट्स आर बीन मॉनिटर्ड अंडर दिस इवैल्यूएटिंग द रिस्क पैरामीटर. इसके बाद आता है क्रॉनिक हेल्थ इफेक्ट. क्रॉनिक हेल्थ इफेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे लॉन्ग टर्म. Chronic health effects are long-term effects. These often are the results of routine exposure. जो रेगुलरली आपको एक्सपोजर होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ रहे हैं कॉन्स्टेंट. जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि इंडिया में अभी पता नहीं किस स्तर तक पहुंचा है, या अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन एस्बेस्टोस सब जगह पे अभी बैन हो चुका है, काफी सारी इंडस्ट्री, लेकिन फिर भी कई जो पुरानी निकली है वो यूज कर रहे हैं, तो कर रहे हैं. सो एस्बेस्टोस का इफेक्ट कैसा होता था? लंग्स जो है उसके अंदर फाइब्रोसिस डेवलप हो जाता था. देखिए, आप कोई भी ऐसा केमिकल, सिलिकॉसिस है, जैसे जो कॉरी लेबर्स होते हैं वहां पे सिलिका का एक्सपोजर हो जाता है, तो उसकी वजह से भी सेम इफेक्ट्स होते हैं. सो ये जो हेल्थ इफेक्ट क्रॉनिक हेल्थ इफेक्ट के अंदर में आता है कि आपका कांस्टेंट किसी भी एक पर्टिकुलर केमिकल का अगर कांस्टेंट एक्सपोजर अगर ज्यादा हो जाएगा, तो उससे क्या इंसानों पर या जो वहां पे काम कर रहे हैं उनके ऊपर कोई असर पड़ सकता है, या लॉन्ग टर्म में वो इफेक्ट करेगा, तो वो कितना करेगा, किस तरह से करेगा, कितनी तीव्रता से करेगा, ये सारी जानकारी यहाँ पे आती है. फाइनली रिस्क रेटिंग, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लाइक्लीहुड ऑफ सीवियरिटी के बेसिस पे. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं चौथे स्टेप पे. ये देखिए, ये बहुत ज्यादा डिटेल एलिमेंट है. इसके बीच में आता है हायरार्की, और हायरार्की मैंने आपको जैसे बताया, हम लोग अलग से वीडियो एक क्रिएट करेंगे, और उस समय हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. जैसे हायरार्की के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ. जैसे हायरार्की में सेफ्टी साइंस आएंगे, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क आएगा, आइसोलेशन आएगा. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वो हायरार्की के एलिमेंट्स क्या हैं, तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल. सो ये मेन मोटा मोटा आपको याद रखना है. इसको डिटेल में हम बाद में समझाएंगे. अब हम लोग बात करते हैं रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंटेशन. आप कोई भी चीज अगर नेचुरली अगर आप एनालाइज कर रहे हैं, तो आप उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहेंगे. सो जब आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसको रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स तो कैसे करेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज इन एरिया असेस्ड एंड ऑफ सिग्निफिकेंट हैजार्ड, आइडेंटिफाई ग्रुप at risk and those especially at risk, evaluate the risk and the adequacy of existing control measures, action plan for implementing further precaution needed, and data assessment and name of competent person carrying out the assignment and reviewing date. So basically जब हम लोग किसी भी तरह के रिकॉर्ड को कैप्चर करते हैं, तो वो रिकॉर्ड को कैप्चर करने के लिए ये एलिमेंट्स या ये इतने पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं. एक्टिविटी आइडेंटिफाई करेंगे, एरिया आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद में उसे ग्रुप करेंगे रिस्क को कि भाई ये और कहाँ पे है, इस तरह का सिमिलर ऐसा कुछ है क्या. फिर उसे इवैल्यूएशन करिए कि भाई ये रिस्क की एडिक्वेसी कितनी है, कि भाई ये क्या हो सकता है सही मायने में, कितना इफेक्ट करेगा, कितना ज्यादा करेगा, कितना कम करेगा, वो देखेंगे. एंड फाइनली उस डेटा को एसेस करेंगे, और कॉम्पिटेंट पर्सन कौन है, कितना उनका एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे हम लोग उसे करते हैं. एंड फाइनली कम्स द रिव्यूइंग पार्ट. सो रिव्यूइंग पार्ट सबसे आसान है. रिव्यू के अंदर आपको क्या करना है? आपको रिव्यू क्या करना है? प्रोसेस, सब्सटेंस, इक्विपमेंट, वर्कप्लेस एनवायरनमेंट, पर्सनल और लीगल स्टैंडर्ड. और जो चीजें इसके अंदर वैलिड नहीं होती हैं, दैट देयर इज अ रीजन टू सस्पेक्ट दैट द असेसमेंट इज नॉट वैलिड, आर एक्सीडेंट, नियर मिस एंड इल हेल्थ. So there is a reason to suspect that the assessment is not valid is because अगर आपके एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, नियर मिस हो रही है और इल हेल्थ हो रही है, तो इसका मतलब ये है आपका असेसमेंट में कुछ कमी है. सो दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू रीविजिट देम. अगर आपके यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, नियर मिस हो रहा है और इल हेल्थ अगर वहां से अभी भी हो रही है, तो आपको रीविजिट करना पड़ेगा और उसको रिव्यू और अपडेट करना पड़ेगा. किसको? प्रोसेस, सब्सटेंस, इक्विपमेंट, वर्क एनवायरनमेंट, पर्सनल एंड लीगल स्टैंडर्ड्स. सो बेसिकली इट इज मैन, मशीन एंड मटेरियल. ये हम लोग PSM में डिस्कस करते हैं. PSM के भी मेरे कुछ वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हैं. अब लेंगे हम लोग कुछ सवाल जवाब.
मैंने आपको बताया था, अब देखिए कितना लंबा ये वीडियो हो गया और अब जाके हम लोग पहुंचे हैं सवाल जवाब के ऊपर। सो सवाल जवाब में आज हमारा जो सवाल है वो है हमारा व्हाट आर द 5 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रिस्क असेसमेंट। ये हमने ऑलरेडी देख लिया। आइडेंटिफाई द हैजार्ड, डिसाइड हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, evaluate the risk and decide on precautions. चौथा है record the findings and implement them. And fifth is review, assessment and update if necessary. Apart from the office workers, question 2, that is, apart from office workers, what particular people or group might require special consideration during risk assessment in an office environment? Answer है, apart from the office workers, people of groups who might require special consideration during the risk assessment in an office environment include maintenance staff, cleaners, contractors, visitors, young workers, lone workers, new and expected mothers and disabled staff. सो बेसिकली अदर ग्रुप ऑफ पीपल में कौन कौन आता है? अदर ग्रुप ऑफ पीपल में आता है विजिटर्स, जो कि आपके यहाँ पे रेगुलर में उस प्रीमाइसेस में नहीं होते हैं। ऑफिस के अंदर यूजुअली जैसे अभी कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है, अब कोविड हो गया है, सब जगह पे एक जैसा तो कॉमन नहीं है। सो अगर एक्सपेक्टेड मदर्स हैं या प्रेग्नेंट लेडी है या डिसेबल्ड स्टाफ है, यंग वर्कर है जो कि अभी फ्रेश अप्रेंटिस लगा है, वो लोग हैं, क्लीनिंग स्टाफ है, जिन लोगों को ज्यादा जानकारी है, क्लीनिंग स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट पे आता है, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स हैं, तो ये सब लोग इफेक्ट होते हैं। इनकी हमें अपार्ट फ्रॉम द ऑफिस वर्कर्स जो जिस ग्रुप को हमें कंसिडर करना चाहिए रिस्क असेसमेंट के अंदर, वो ये भी है कि इन्हें भी कंसिडर करिए कि भी अगर इनको अगर कुछ हो तो नहीं सकता, तो इनको ध्यान में रखते हुए हमें करना चाहिए। इसके बाद आता है तीसरा सवाल, व्हाट टू फैक्टर्स आर यूज्ड टू estimate risk. The two factors used to estimate risk level are likelihood of harm occurring and severity of the likely harm. ये दो फैक्टर हैं, लाइक्लीहुड और सीवियरिटी। इसके बाद में आता है व्हाट इज रेजिडुअल रिस्क। सो रेजिडुअल रिस्क इज द लेवल ऑफ रिस्क रिमेनिंग आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशंस। सो रेजिडुअल रिस्क का मतलब क्या होता है? रेजिडुअल रिस्क वो है जो कि आपके इवैल्यूएशन के बाद में जो बच जाता है ना, कि भाई हाँ इतना तो रहेगा ही। So that is residual risk. इसके बाद में आता है the general hierarchy of control. What is the general hierarchy of control? So general hierarchy of control में basically क्या आता है? General hierarchy of control includes elimination, substitution. First is elimination, second is substitution, third is engineering control, fourth is administrative control, and fifth and last is PPE. So PPE is at the last. इसके बाद में आता है अगर हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स का मेन पर्पस यही होता है कि आप सबसे पहले एलिमिनेट करिए, अगर नहीं हो सकता है तो सब्स्टिट्यूट करिए, नहीं हो सकता है तो उसे इंजीनियरिंग कंट्रोल से ठीक करने का कोशिश करिए, नहीं हो सकता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगाइए, और अगर कुछ नहीं हो सकता है तो पीपीई दीजिए। हमारे यहाँ पे उल्टा होता है, सबसे पहले पीपीई दे दो। सो ये चीज ना करें, कोशिश करिए कि आप हायरार्की ऑफ कंट्रोल को फॉलो करें। इसके बाद में आता है व्हाट कंडीशन माइट ट्रिगर अ रिस्क असेसमेंट रिव्यू। सो थिंग्स दैट माइट ट्रिगर द रिव्यू ऑफ रिस्क असेसमेंट इंक्लूड चेंज इन लेजिस्लेशन, a significant change in work practice or process, installation of new machinery and equipment, new information becoming available on the hazard or risk, recurring accidents and pattern of ill health, enforcement actions, result of monitoring or auditing, or employment of a category of personnel such as disabled not previously considered. कोई भी ऐसी चीज जो कि पहले कंसिडर ना करी हो, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। इंस्टॉलेशन कुछ हुआ हो, नई मशीन का, नई टेक्नोलॉजी आई हो, कुछ चेंज हुआ हो, नए वर्कर आए हो, रिस्क असेसमेंट में कुछ पता चला हो, कुछ फॉल्ट फाइंडिंग हो रही हो, एक्सीडेंट और इल हेल्थ फिर भी हो, सो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमेशा होता है कि +1। सो बेसिकली रिस्क असेसमेंट का जो रिव्यू है वो हमें +1 करने के लिए करना चाहिए कि चलिए हम इसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट शुड पीपी व्हेन शुड पीपीई बी यूज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड बी यूज्ड व्हेन इट इज not possible to eliminate the hazard or reduce the risk to acceptable level by use of engineering controls, working methods or administrative controls. PPE basically are the last resort. हम लोगों ने बहुत जगह पे देखा है, हेलमेट पहन लो, हेलमेट पहनना सॉल्यूशन नहीं है, जूते पहन लो, जूते पहनना सॉल्यूशन नहीं है,
आपको ये देखना है कि उन्हें जूते पहनने की जरूरत ही ना पड़े, हेलमेट पहनने की जरूरत ही ना पड़े। अगर हेलमेट पहनने की जरूरत पड़ती तो कुछ समय के लिए पड़े, हर समय नहीं। प्लांट एंड प्रीमाइसेस के अंदर लोग बोलते हैं कि हमेशा हेलमेट पहन के रखिए। अरे सर, आपके सर पे कुछ नहीं गिरने वाला है, चिंता मत करिए। ट्रस्ट मी, हमें लोगों को हेलमेट का या पीपीई का जो यूज है, जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बोला, ये फिर से रीड करके आपको बताता हूँ, या फिर से मैं आपको अगेन इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड बी यूज्ड व्हेन इट हैज not been possible to eliminate the hazard or reduce the risk to acceptable levels by the use of engineering control, working methods, or administrative controls. PPE is the last resort. Hope आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो please do like and share, and do not forget to subscribe the channel. Hit the bell icon and subscribe it ताकि आपको notifications मिलते रहें। हम ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे, एंड थैंक यू वेरी मच।